प्लेस ऑफ सप्लाई, एज आई टोल्ड यू, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने का सिग्निफिकेंस क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद ही आप तय कर पाते हैं कि आपकी सप्लाई इंट्रा है या फिर इंटर। और क्वेश्चन बेटा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकलवाता है, उसके बाद पूछता है कि बताओ इंट्रा है या फिर इंटर। तो आंसर लिखते टाइम आपको इंट्रा कब होती है, इंटर कब होती है, वो वाले प्रोविजंस भी टिप्स पर जो है वो साथ में होने चाहिए। और इंट्रा और इंटर के लिए बेटा IGST एक्ट में हमारे पास 2 सेक्शन थे, आई होप यू रिमेंबर। सेक्शन 7 वो बताता था एक सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कब मानी जाएगी, एंड सेक्शन 8 वो ये बताता था एक सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कब मानी जाएगी। सेक्शंस क्योंकि हमारे पड़े हुए हैं तो मैं आपको फटाफट से इनका एक क्विक रिवीजन देता हूं, क्योंकि चैप्टर्स में जब भी मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिखाऊंगा तो साथ साथ आपसे बार बार पूछूंगा बताओ इंट्रा है या फिर इंटर। तो एक बार क्विक रिवीजन ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा स्टार्ट को। बेटा मान लीजिए हमारे पास ये पर्टिकुलर सप्लायर डिस्कशन में है और ये हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर एक्स, और लेट्स सपोज ये दिल्ली स्टेट में है। ये बेटा इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में है या फिर ये किसी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में है। अब जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, अगर इसने सप्लाई करी और वो सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई यही निकला, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है इसने सप्लाई ट्रांजैक्शन किया और सप्लाई ट्रांजैक्शन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में निकला, तो बेटा फटाफट से ये सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होगी वो बोली जाएगी। आप जिस स्टेट में हो उसी स्टेट में अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई करी, आप जिस यूनियन टेरिटरी में हो उसी में अगर आपने सप्लाई करी, तो फिर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो बोली जाएगी। अच्छा, और अगर आप अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई करते हो या किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी में प्लेस ऑफ सप्लाई करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। और बेटा इस आदमी के पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया और इसने इंडिया से बाहर सप्लाई कर दी, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया से बाहर चला गया तो फिर ये क्या बोली जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। वंडरफुल। और बेटा स्पेशल बात, अगर ये बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट पर भी जीएसटी लगता है, यस, और क्योंकि उस पर भी जीएसटी लगता है तो वो भी सप्लाई में आती है। और आप याद कराओ जरा फटाफट से, अगर इंपोर्ट किया जाएगा तो इंपोर्ट गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है। जीएसटी दोनों ही केसेस में पिक्चर में आएगा। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हमेशा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, इनको उन्होंने कहां कैटेगराइज किया था, क्या इसको भी उन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई कैटेगराइज किया था, यस। कहने का मतलब बेसिकली इन्होंने जो सेक्शंस बनाए थे उसमें उन्होंने थ्रस्ट क्या रखा था, जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो, अगर उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है तो इंट्रा है, स्टेट से बाहर है, इंडिया से बाहर है, इंटर है, और बाहर से लेकर के आ रहे हो इंपोर्ट जिसका जीएसटी तुम्हें देना है वो भी क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है। वंडरफुल, अच्छा लगा कि आप रिवाइज करके आए हैं। अब बेटा सिर्फ अब आपको थोड़ा सा प्रिसाइज होकर के मुझे क्या बोलना है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो इसकी लोकेशन कहाँ है, इस पर्टिकुलर स्टेट में। अब इसने जो सप्लाई करी, आपको ये नहीं देखना किसको सप्लाई करी, आपको ये नहीं देखना किसको सप्लाई करी, आपको क्या देखना है, जो सप्लाई करी वो कहां करी, प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं वो आप इस चैप्टर में प्रिसाइजली सीखने वाले हैं। इस चैप्टर का काम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। इंट्रा कब होती है, इंटर कब होती है, ये चैप्टर तो आप ऑलरेडी पढ़ करके बैठे हो, बट इस चैप्टर में सिर्फ आपने क्या सुना था कि सेम स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई हो तो इंट्रा होती है, दूसरे में हो या बाहर हो तो फिर इंटर होती है। इस चैप्टर में आप सीखने वाले हो वो प्लेस ऑफ सप्लाई आप निकालते कैसे हो। आर यू ओके विद दिस, यस। अच्छा, अब क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कनेक्टिविटी में पूछे जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा और साथ ही में पूछा जाएगा इंट्रा है या फिर इंटर, तो बेटा आप जब आंसर लिखेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाला, कौन सा प्रोविजन लगा करके उस सेक्शन का रेफरेंस देते हुए लिखोगे, फिर फर्दर उसका इंट्रा है या इंटर वो भी आपको सेक्शन का रेफरेंस देते हुए लिखना पड़ेगा। तो ये सेक्शंस आपको जो है ना वो मेमोराइज करके जाने हैं, वो सेक्शन जो है जो भी हमें यूज करने पड़ेंगे वो मेमोराइज करके जाने हैं। ये चार्ट बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। ना छोटी सी एक समरी बना लेना बेटा, आपकी सप्लाई या तो गुड्स की होगी या फिर सर्विसेज की, आपकी सप्लाई या तो गुड्स की होगी या फिर सर्विसेज की। और बेटा मैंने आपको क्या बताया, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के प्रोविजन क्या अलग अलग है, यस। तो गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना उसके प्रोविजन के हिसाब से, सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना उसके एप्लीकेबल प्रोविजन के हिसाब से, वो अभी थोड़ी देर में आप सीखने ही वाले हो। और प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद एग्जामिनर कहेगा कि अब बताओ ये जो सप्लाई है ये इंट्रा है या फिर इंटर, तो आपको ये बिल्कुल कैटेगराइजेशन बिल्कुल माइंड में लेकर के जाना है, एकदम स्ट्रिक्टली आपके टिप्स पर होनी चाहिए। गुड्स की सप्लाई इंट्रा अगर बनेगी, गुड्स की सप्लाई तो इंट्रा बनेगी सेक्शन 8 में अगर वो आएगी, एंड सेक्शन 8(1) में अगर वो 8(1) में आएगी तो वो इंट्रा बनेगी। और अगर इंटर की बात करोगे तो इंटर गुड्स की सप्लाई
या तो आपकी 7-1 में आएगी तो बनेगी, या फिर आपकी 7-2 में आएगी तो बनेगी, या फिर आपकी सप्लाई 7-5 में आएगी तो बनेगी। ऐसे ही बेटा सर्विसेज के केस में इंट्रा सप्लाई तब बनेगी जब वो सेक्शन 8(2) में आएगी, और वो इंटर तब बनेगी जब वो सेक्शन 7(3) या 7(4) या 7(5) में कहीं कवर होगी। ठीक है जी। इंट्रा के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, गुड्स के लिए इंट्रा के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? सेक्शन 8(1). बट इंटर होने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, 7(1), 7(2), 7(5). ऐसे ही सर्विसेज के इंट्रा स्टेट होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है 8(2) सर्विसेज के लिए, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी है? 3, 7(3), 7(4), 7(5). इसको पहले तो आप ना बाय हार्ट मेमोराइज कर लेना, ताकि क्वेश्चन जब भी आए तो आप फटाफट से सेक्शन नंबर के रेफरेंस के साथ जो है वो उसका आंसर दे सके। सर क्या इतनी मेहनत करनी पड़ती है सब सेक्शन वगैरह? बेटा देखो, एवरेज बच्चा जो होगा वो सिर्फ सेक्शन 8 में इंटर आती है और सेक्शन 7 में इंटर आती है। एवरेज बच्चा सिर्फ इतना ही करके जाता है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं एवरेज से आप थोड़ा ऊपर उठो, और कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल ऐसे भी आएंगे जहां आपको प्रिसाइजली ये एग्जैक्टली हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए शुरुआत से ही हैबिट डाल लो कि हमारा जो पैटर्न है कैटेगराइजेशन का वो ये है, और मैं सब मेमोराइज कराऊंगा। ये सब आपको पहले भी याद कराया था, अभी भी रिपीटिशन के तौर पर मेमोराइज कराऊंगा, तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट जो होगा वो याद हो जाएगा। अब देखो जरा फटाफट से मैं मेमोराइज कराता हूं, सुनिएगा बेटा फटाफट से। अब ये सप्लायर है हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेट में। अब इस छोटे से डायग्राम में ध्यान से सुनना बेटा, ये इस स्टेट में और इसने इसी स्टेट में जो है वो सप्लाई कर दी, तो विद इन स्टेट जिसमें है उसी में सप्लाई कर दी, तो फिर ये क्या हमारी हो गई? इंट्रा। और इंट्रा का हमारे पास सेक्शन क्या? फटाफट से चार्ट में हो, सेक्शन 8। अगर ये गुड्स का सप्लायर होगा तो सेक्शन 8(1) पढ़ना, और अगर ये सर्विसेज का सप्लायर होगा तो सेक्शन 8(2) पढ़ना। तो इंट्रा गुड्स वाली कहां से निकलेगी? 8(1) से, एंड सर्विसेज वाली कहां से निकलेगी? 8(2) से। अब गुड्स के लिए बात करते हो, पहले गुड्स वाला पैकिंग अप करता हूं। बेटा गुड्स के लिए इन्होंने क्या बोला? फटाफट से बोलना। 8(1) रिवीजन कर लो, इसमें से बाद में जरूरत पड़ेगी चीजों की। 8(1) क्या कहता है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, और ये येलो कलर से हाईलाइट किया, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस अभी लेके पिकअप करेंगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। LOS का मतलब है लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड POS का मतलब है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई वो सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है, तो फिर आपकी सप्लाई सेक्शन 8(1) में गुड्स की जो होगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगी। आर यू ओके विद दिस? अब लोकेशन ऑफ सप्लायर से क्या मतलब होगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर से क्या मतलब होगा? बेसिकली जहां उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। लोकेशन ऑफ सप्लायर से क्या मतलब होगा? जहां उसका बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वही होगा उसका लोकेशन। यस और नो? और प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या मतलब होगा? वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। उसने कहां सप्लाई करी, और जनरली स्पीकिंग उसने बेसिकली गुड्स को कहां डिलीवर किया, रफली स्पीकिंग। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा गुड्स की निकाली जाती है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा? आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 10। सेक्शन 10 के सब्जेक्ट टू, मतलब सेक्शन 10 पढ़ के आपने प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली, और वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो आपने सेक्शन 10 के हिसाब से निकाली वो लोकेशन ऑफ सप्लायर जहां था उसी स्टेट में निकली, तो फिर आपकी सप्लाई क्या बन जाएगी? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो जैसे यहाँ सेम स्टेट में निकल गई, तो ये सेक्शन 8(1) में गुड्स के केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप जिस स्टेट में हो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां नहीं निकली, तो आप 8(1) में आओगे या नहीं आओगे? नहीं आओगे। अब आप 8(1) से बाहर हो जाओगे। अब आपको इवेल्युएट करना होगा कि मेरी सप्लाई इंट्रा तो नहीं है, बट क्या ये इंटर है? क्या ये इंटर है? और गुड्स के लिए बेटा इंटर निकालने टाइम आपके जो एप्लीकेबल प्रोविजन है वो 3 है, 7(1), 7(2) एंड 7(5). ठीक है, अब ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपको अप्लाई करने होंगे बेटा एग्जाम में। 7(1) बोलो। 7(1) क्या कहता है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इट इज इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, या फिर दैट इज इन वन स्टेट एंड इन वन यूनियन टेरिटरी। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में? डिफरेंट स्टेट में। सप्लायर दिल्ली का है, सप्लाई राजस्थान में है, या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, या फिर सप्लायर एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक यूनियन टेरिटरी में है। मतलब सेम स्टेट में दोनों चीजें नहीं है, सेम यूनियन टेरिटरी में दोनों चीजें नहीं है, तो फिर इस सप्लाई को 7(1) में क्या मान लिया जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई जो होगा वो मान लिया जाएगा। कंफर्टेबल हो? अगेन 7(1) में ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 10। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपने किसके बेसिस पर निकाला होगा? सेक्शन 10 के बेस पर। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अब यहां पर एक बात ध्यान में रखेंगे बेटा, इसके हिसाब से सप्लायर किसी पर्टिकुलर स्टेट में है,
बट प्लेस ऑफ सप्लाई किसी और स्टेट में है या किसी यूनियन टेरिटरी में है। बेटा क्या होगा अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के किसी स्टेट या इंडिया की यूनियन टेरिटरी में ना हो करके इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में है, क्या 7(1) उस केस को हैंडल कर पाएगा? नो, क्योंकि 7(1) सिर्फ कब लगेगा? जब आपने किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी इंडिया की जो है उसमें सप्लाई करी। अगर आप इंडिया से बाहर सप्लाई करोगे, फटाफट से अगर आप इंडिया से बाहर सप्लाई करोगे तो 7(1) नहीं लग पाएगा। कहने का मतलब 7(1) क्या सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई को देखते हुए बनाया गया है? यस। अगर आपने इंडिया से बाहर सप्लाई करी तो 7(1) नहीं लग पाएगा। बट अभी हिम्मत नहीं हारनी, 7(1) नहीं लग पाया कोई बात नहीं, इंटरस्टेट होने के लिए उन्होंने और भी प्रोविजंस बनाए हुए हैं। अब 7(2) पढ़ो। 7(2) में उन्होंने किसकी बात करी है? फटाफट से बोलो। गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इसमें बेटा किसकी बात हो रही है? इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की? इंपोर्ट की। अगर गुड्स का इंपोर्ट होगा तो वो जो होगा इंटरस्टेट सप्लाई में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक्सपोर्ट ये इसमें नहीं आया, तो 7(2) में अभी हिम्मत मत हारना। अभी इंटरस्टेट होने की और क्या पॉसिबिलिटी बची हुई है? 7(5). 7(5) में भी सप्लाई आपकी इंटरस्टेट हो सकती है इन 3 केसेस। नंबर 1, सप्लायर कहां पर है? इंडिया में। कहां पर है? इंडिया में, किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है? आउटसाइड इंडिया। उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। क्या एक्सपोर्ट में यही काम होता है? यस। तो एक्सपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन 7(5) में जो होगा वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई बन जाएगा। ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। इंपोर्ट कहां बनेगा? 7(2) में। एक्सपोर्ट कहां बनेगा? 7(5) में। आर यू ओके विद दिस? फिर इसके अलावा 7(5) ने क्या लिख रखा है? अगर गुड्स एंड सर्विसेज कभी भी SCZ को दिए जाएंगे या SCZ जो होगा वो किसी को देगा तो वाली सप्लाई हमेशा जो होगी वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। एंड 7(5) क्या कहता है? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आप पढ़ते हैं और वो टैक्सेबल टेरिटरी मतलब विद इन इंडिया निकलता है, टैक्सेबल सप्लाई आप कोई सप्लाई करते हैं और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी दैट इज विद इन इंडिया निकलता है, और बेटा वो सप्लाई जो है वो अभी तक कहीं और ऊपर इतना सा पड़ने के बाद कवर नहीं हुई है, तो एज अ रेजिडुअरी कैटेगरी उस सप्लाई को क्या मान लेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई। और ये जो सारे पॉइंट बोल रहा हूँ बेटा ये टाइम टू टाइम आपको जो होगा वो अप्लाई करने पड़ेंगे सिचुएशन के साथ साथ। तो अभी ये बोलो गुड्स इंट्रास्टेट कहाँ बने? 8(1) में। और इंटरस्टेट कहाँ बन सकते हैं? 7(1), 7(2) एंड 7(5). एंड 7(5) में 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आर यू ओके विद दिस? यस। ऐसे ही अगर सर्विसेज की बात करोगे तो बेटा सर्विसेज इंट्रास्टेट बनेगी 8(2) में। सर्विसेज इंट्रास्टेट बनेगी 8(2) में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में निकले। एंड बेटा 8(2) इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। 8(1) सब्जेक्ट टू क्या था? सेक्शन 10। 8(2) क्या है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। बेटा क्यों? ये सेक्शन 10 और 12 बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के हैं। और मैंने क्या बताया? गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकलती है एंड सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई अलग निकलती है। तो आप सर्विसेज के केस में अगर इवैल्यूएट करने बैठे हो तो सेक्शन 8 क्या कह रहा है? अगर आपने ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 से निकाला और वो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन जहां सप्लायर की थी उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में निकला, तो जैसे गुड्स की इंट्रा बन जाती है वैसे सर्विसेज की भी इंट्रा बन जाएगी। और अगर बेटा वो सेम स्टेट में नहीं निकला तो 8(2) से आप बाहर हो जाओगे। उसके बाद सर्विसेज के लिए आपको क्या पढ़ना होता है? 7(3) या फिर 7(4) या फिर 7(5। ठीक है, जैसे गुड्स के लिए था वैसे ही बिल्कुल जो है सर्विसेज के लिए वैसे ही पॉइंट जो है वो आपके थे, जिसमें से 7(3) ने क्या बोला था कि अगर आपने किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सप्लाई दी तो वो इंटर है। फिर 7(4) ने बोला था इंपोर्ट का अगर काम हुआ तो वो भी इंटर है। और 7(5) ने क्या बोला था? अगर आप इंडिया से बाहर सप्लाई देते हो इंटर है, या फिर आप SCZ को सप्लाई देते हो या SCZ आपको सप्लाई देता है इंटर है। और रेजिडुअरी केस में जहां कहीं फिट नहीं हो रहा हो लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो तो वो भी क्या है? इंटर है। ठीक है जी, ये मेमोराइज हो जाएगा पक्का? यस। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें एक लास्ट पॉइंट की और रिवीजन करा देता हूँ, फिर अपना मेन चैप्टर की तरफ निकलते हैं। अब बेटा मान लो ये जो पर्सन है, ये मैं कह रहा हूँ ये मिस्टर एक्स जो है लेट्स सपोज दिल्ली में है। अब ये दिल्ली में ही अगर कोई सप्लाई कर देते हैं, ये दिल्ली में और दिल्ली में ही कोई सप्लाई कर देते हैं और लेट्स सपोज गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली में ही सप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इंट्रा। ये क्या हो जाएगी? इंट्रा। बट बेटा आप ध्यान में रखना सेक्शन 8(1) में ये इंट्रा हो जाएगी। गुड्स की सप्लाई है और सेम स्टेट में कर दी है तो ये 8(1) में क्या हो जाएगी? इंट्रा। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे उन्होंने 8(1) में साथ में ये लिखा था 3 केसेस में आपने सेम स्टेट में सप्लाई करी होगी पर वो इंट्रा नहीं मानी जाएगी। 3 केसेस में
आपने सेम स्टेट में सप्लाई करी होगी, हम उसको इंट्रा ट्रीट नहीं करेंगे। 3 प्रोविजो थे बेटा, और मैं आपको याद कराता हूं ये तीनों प्रोविजो। पहला प्रोविजो आपका ये कहता था अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट करके लाए, कस्टम पोर्ट पर आ गए और आप इसे बेचने के लिए लाए थे, तो नॉर्मली तो कैसे बेचोगे, छुड़ा करके बेचोगे। यस, लेकिन अगर आपने इन गुड्स को बिना छुड़ाए बेच दिया, और हम कर चुके हैं इस बात को, बिना छुड़ाए आप बेच सकते हो 2 तरीकों से। पोर्ट पर पड़ा है, सीधा बेच दो, हाई सी सेल, या इसे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दो, बट क्लियर मत कराओ, बेच दो, बॉन्ड टू बॉन्ड सेल। और अगर आपने ये गुड्स इंपोर्ट किए पर कस्टम से क्लियर कराए बगैर हाई सी बेसिस पर बेच दिए, या बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करके बेच दिए, और जिसको बेचा बेटा वो आदमी सेम स्टेट का ही है, वो आदमी सेम स्टेट का ही है, तो आपने उसको वहीं पर जो है वो सेल मटेरियलाइज कर दी। तो बेटा उन्होंने क्या लिखा था, वैसे तो आपका सेम स्टेट में सप्लाई हुआ है, पर ये उन्होंने एक्सेप्शन में लिख दिया था ये वाली सप्लाई जो होगी इसको हम इंट्रा नहीं मानेंगे, इसको हम इंट्रा नहीं मानेंगे। ये था बेटा एक्सेप्शन नंबर 1, ये था आपका एक्सेप्शन नंबर 1। लेकिन इसके ऊपर क्रॉस लगा देना, क्रॉस इसलिए लगा देना बेटा क्योंकि जीएसटी लॉ में बाद में अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट से ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हाई सी सेल करता है या फिर कस्टम वेयर हाउस से डायरेक्ट सेल करता है, बॉन्ड टू बॉन्ड सेल, तो उस वाली सेल को उन्होंने सप्लाई के स्कोप से ही बाहर कर दिया था। शेड्यूल 3 पैरा 8 में उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई से ही बाहर कर दिया था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स वाले चैप्टर में सारा डिस्कशन हो चुका है। और बेटा अब ये जो मैंने बताया, लॉ ने बाद में क्या किया था, इस तरीके की सेल को सप्लाई से ही बाहर कर दिया था, और अगर वो सप्लाई से ही बाहर हो गया शेड्यूल 3 से, तो बेटा वो सप्लाई ही नहीं है, तो इंट्रा या इंटर के डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो एक्सेप्शन 1 जो है ये हमारा प्रैक्टिकली जो है वो रिडंडेंट है, इसको आप ऑल टुगेदर इग्नोर कर सकते हो। फिर उसके बाद 8.1 में दूसरा एक्सेप्शन था, जिसमें वो क्या कहते थे, वो कहते थे जी वैसे तो सेम स्टेट में बोलते बेचते हो तो इंट्रा होता है, लेकिन अगर आपने SCZ को विद इन द सेम स्टेट दिया, या SCZ ने विद इन द सेम स्टेट दिया, तो ये ट्रांजैक्शन जो होंगे ये कभी हम इंट्रा ट्रीट नहीं करेंगे, ये ट्रांजैक्शन हम कभी इंट्रा ट्रीट नहीं करेंगे। ये बेटा आपका सेकंड एक्सेप्शन था। और बेटा जैसे ही हमने इसे कह दिया इसे इंट्रा ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये सेक्शन 8 की कवरेज से बाहर हो जाएगा। और फिर उसके बाद बेटा ये 8 से बाहर होकर के इंटर में आप इवेल्युएट करोगे, इंटर में आप इसे इवेल्युएट करोगे। और इंटर में बेटा मैंने आपको जैसा कि बताया 7.1 इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सेम स्टेट में है। 7.2 में ये नहीं आएगा क्योंकि ये इंपोर्ट वाला केस नहीं है, बट लेकिन ये 7.5 के बी पार्ट में आ जाएगा, कराया हुआ है आपको अगर रिकलेक्ट होता हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरा एक्सेप्शन जो उन्होंने बना रखा था वो बेटा वो इंटरनेशनल टूरिस्ट का बना रखा था। आपको याद होगा हमने एक चैप्टर करा था टूरिस्ट रिफंड स्कीम का, जिसमें हमने क्या बोला था, बाहर से एक टूरिस्ट आया इंडिया में घूमने के लिए, यहाँ से गुड्स खरीद करके वो बाहर जाता है। जब वो बाहर जाएगा तो उन्होंने क्या बोला था, गुड्स इसने जीएसटी पेड खरीदे, बट गुड्स क्योंकि बाहर ले जा रहे हैं, कंज्यूम बाहर होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको उस जीएसटी पेड का रिफंड दे देंगे। टूरिस्ट रिफंड स्कीम के नाम से आपने IGST में सेक्शन 15 जो था वो मेरे साथ पढ़ा था, ठीक है। अब क्योंकि उसको रिफंड देना था और IGST में देना था, तो उन्होंने क्या बोला, इस वाली सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट से बाहर करके इंटर स्टेट बना देते हैं। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 8.1 में ये लिखा हुआ था इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जिसको सेक्शन 15 में IGST एक्ट रिफंड देने के लिए बात करता है, उसको अगर कोई सप्लाई गुड्स की जाएगी तो फिर वो जो सप्लाई होगी वो इंट्रा स्टेट नहीं होगी, सेम स्टेट में होने के बावजूद भी वो इंट्रा स्टेट नहीं होगी। 8.1 से बाहर कर दिया, 8.1 से बाहर कर दिया, तो अब उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हमारे पास आएगा 7 में, यस और नो। और वो टूरिस्ट क्योंकि सेम स्टेट में हमसे खरीद रहा है तो 7.1 नहीं लगेगा, और वो इंडिया में हम उसे बेच रहे हैं तो ये इंपोर्ट का केस भी नहीं है, 7.2 भी नहीं लगेगा। 7.5 में ए और बी भी नहीं लगेंगे, ये कवर होगा 7.5C में एज अ रेजिडरी कैटेगरी, ये हमारे पास इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगी। भाई साहब हर एक वो बच्चा जिसने भी रिवाइज किया होगा वो तो इन बातों को फटाफट कैप्चर कर रहा होगा, क्योंकि डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो हमारे पास बेटा 8.1 में कितने एक्सेप्शन है, 3, लेकिन एक तो खत्म ही हो गया, तो प्रैक्टिकली आप कितने याद रखोगे, 2 एक्सेप्शंस, ठीक है। सर्विसेज के केस में हमारे पास कितना एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन। SCZ को कोई सर्विस दी जाएगी या SCZ कोई सर्विस देगा विद इन सेम स्टेट, तो वो जो होगी वो कभी इंट्रा स्टेट नहीं मानी जाएगी, 8.2 से वो एक्सक्लूडेड है। वो उसकी बजाय इधर सेक्शन 7.5 में बी पॉइंट में जो होगी वो इंटर स्टेट सप्लाई जो होगी वो मानी जाएगी, ठीक है बेटा। और सर्विसेज के केस में एक ही एक्सेप्शन क्यों है ये बताओ, इसमें टूरिस्ट वाला एक्सेप्शन क्यों नहीं है? क्या टूरिस्ट के केस में ऐसा होगा कि हमने उसे कोई सर्विस दी और वो साथ लेके बाहर चला गया, होगा ही नहीं, तो इसलिए डेफिनेटली हमारे पास दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन इसमें नहीं है। चल सकते हैं, यस। तो क्या मास्टरी आपने ध्यान में रखी है, अगर ओवरऑल बात समझ आई हो तो बेटा ये सेक्शंस बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। गुड्स की क्या निकालनी है, सबसे पहले
प्लेस ऑफ सप्लाई, वो अभी सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद इंट्रा है या इंटर, तो कहानी इंट्रा से स्टार्ट करना 8-1 से, और इंट्रा से इसलिए स्टार्ट करना बेटा क्योंकि इंट्रा नहीं है तो इंटर इवेल्युएट करना है बड़ी सारी जगह पर। इंट्रा कहाँ कहाँ होगी 8-1 में, सिर्फ वहां पर, और इसमें भी हमारे पास 2 एक्सेप्शंस हैं। यस और नो? यस। इंटर कहाँ कहाँ हो सकती है? 3 जगह, 7-1, 7-2, 7-5। मैं ऐसे ही पूछूंगा आगे, अभी जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वहां पर मुझे दिक्कत नहीं चाहिए। यस और नो? यस। सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सीखेंगे यहाँ पर। इंट्रा कहाँ बनेगी 8-2 में, और वहां नहीं बन पाई तो फिर इंटर इवेल्युएट करेंगे, और वो 3 जगह होगा 7-3, 7-4, 7-5। चलो अच्छा, एक बात बताओ, ये आपको समझ आ गया ब्रॉडली, तो एक बात और बताओ, एक आदमी क्या गुड्स और सर्विस कंबाइंड भी सप्लाई कर सकता है? yes, अगर उसने गुड्स एंड सर्विस का बंडल बना के सप्लाई किया तो आप कैसे हैंडल करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अगर एक आदमी गुड्स या सर्विस का बंडल बना के काम करता है तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले ये चेक करना पड़ता है कि इस बंडल को गुड्स का ट्रीटमेंट दे या फिर सर्विस का ट्रीटमेंट दे, गुड्स का ट्रीटमेंट दे या फिर सर्विस का ट्रीटमेंट दे। और आपको हल्का सा याद कराता हूँ, कुछ बंडल को तो उन्होंने खुद बता रखा था कि सर्विस मानेंगे, जैसे रेस्टोरेंट, उसको क्या मानेंगे? सर्विस। और आपको याद है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले, उनको भी क्या मानेंगे? सर्विस। 2 तो उन्होंने लिख के बता रखे थे। इसके अलावा उन्होंने क्या रखा? अदर सिचुएशंस में अगर कभी बंडल बनाया जाएगा तो बेटा उन्होंने एक सेक्शन 8 बना रखा था CGST एक्ट में। वो ये कहते थे हम चेक करेंगे आपने ये जो बंडल बनाया है, इस बंडल से कंपोजिट सप्लाई बनी है या फिर मिक्स सप्लाई बनी है। अगर आपके बंडल से जो सप्लाई बनी वो कंपोजिट बनी, जिसमें एक मेन है बाकी एंसिलरी है, तो फिर उसको हम क्या मानेंगे? जो मेन सप्लाई होगी उसका ट्रीटमेंट देंगे। और अगर उस बंडल में सर्विस मेन होगी तो सर्विस मानेंगे उस बंडल को, एंड अकॉर्डिंगली सर्विस के एंगल से आप पूरी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल के इवैल्यूएट करेंगे। और अगर वो गुड्स मेन होगा तो आप उस बंडल को गुड्स की सप्लाई मानेंगे और गुड्स के एंगल से पूरा हैंडल करेंगे। ठीक है जी। और अगर आपकी सप्लाई कंपोजिट नहीं है तो सेक्शन 8 ये बोलता था तब हम देखेंगे क्या वो मिक्स्ड है, और अगर मिक्स्ड है तो हाईएस्ट टैक्स रेट के हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। और उस बंडल में अगर हाईएस्ट टैक्स रेट सर्विस वाला होगा तो सर्विस का ट्रीटमेंट देंगे, सर्विस के एंगल से हैंडल करेंगे। गुड्स अगर हाईएस्ट रेट वाले होंगे तो गुड्स का ट्रीटमेंट देंगे, गुड्स के एंगल से हैंडल करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये बात याद है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना जरा कैसे हैंडल करें। एक आदमी ने बेटा जनरेटर सेट बेचा और साथ में इंस्टॉलेशन की सर्विस दी, तो उसने बंडल दिया। अब इस बंडल में कुछ मेन दिख रहा है आपको? क्या है? जनरेटर मेन है, इंस्टॉलेशन एंसिलरी है, तो अकॉर्डिंगली इस बंडल को क्या ट्रीट करेंगे? गुड्स। जनरेटर की सप्लाई ट्रीट करेंगे। और अगर जनरेटर की सप्लाई ट्रीट करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या गुड्स वाले एंगल से निकालेंगे? यस। और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के बाद वो इंट्रा है या इंटर, वो 8-1 या फिर 7-1, 7-2, 7-5 के हिसाब से निकालें।